यस, मातृभाषा राष्ट्रीय एकता का विकास। यस, मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार, 4th सेम के बच्चों को आज मैं आपको बताऊंगा। ये आपका पाठ नंबर 4 है, मातृभाषा की का क्या महत्व है और पाठ्यक्रम में उसका क्या स्थान है। यहाँ पर आज का हमारा जो विषय है वह है, क्या है आपका विषय? मातृभाषा से देश की एकता का विकास आपका। तो यहाँ पर यह है कि ये जो भारत क्या है, भारत एक विशाल आपका देश है और भारत जैसे विशाल देश में 15 भाषाएं मातृभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हैं, है ना? यूं है, मतलब यूं आप इनको ऐसे जानिए कि 15 मातृभाषाएं, शायद ये पहले का होगा। 15 मातृभाषाओं से है मेरा मतलब, जैसे पंजाबी है, बंगाली है, असमिया है, और जो प्रांत और प्रदेश अपने यहाँ पर हैं, और वहाँ के उन प्रदेशों में जो वहाँ की जो भाषा है वो वहाँ के मनुष्यों के लिए मातृभाषा है। जैसे कोई व्यक्ति पंजाब में अगर वो पैदा होता है तो पंजाबी व्यक्ति के लिए जो मातृभाषा होगी वो पंजाबी ही मानी जाएगी। तो ये क्या है कि भारत एक विशाल देश है जहाँ पर 15 भाषाएं प्रतिष्ठित हैं और मातृभाषा के अध्ययन से हमारे देश की संपूर्ण एकता का विकास होता है। भारत के जो प्रांत, आपके 7 जो प्रांत हैं, वहाँ की ज़्यादातर जो भाषा है वह देवनागरी हिंदी ही है। अच्छा, और जहाँ जहाँ पर देवनागरी हिंदी बालकों को ज्ञान दिया जा रहा है, जहाँ जहाँ भी हिंदी का ज्ञान बालकों को दिया जा रहा है, वहाँ देश की विकास और एकता का प्रकार कैसे संभव है ना? यहाँ पर हम बात करते हैं आपके राजकीय महाविद्यालय, आपके मध्य प्रदेश में, आपके जबलपुर में मातृभाषा के प्रसार का संपन्न कार्यशाला का प्रतिवेदन ध्यातव्य है। मतलब महाविद्यालय पर, राजकीय महाविद्यालय पर जबलपुर ने एक मातृभाषा के लिए एक प्रतिवेदन आपको दिया था। तो वह प्रतिवेदन क्या है वह मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने दिया है कि पंचवटी द्वारा भारत की एकता का विकास। पंचवटी आपके द्वारा राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास। पंचवटी आपका जो काव्य है वह मैथिली साहब का है। मैथिली शरण गुप्त साहब ने पंचवटी को लिखा और
पंचवटी का जो काव्य का जो समय है वह समय है कि जब दशरथ जी के आपके पुत्र आपके राम जब वह 14 वर्षों के लिए अपने भाई और अपनी पत्नी के साथ में पहुंच जाते हैं वन में, और वहां पर एक पंचवटी नामक एक स्थान पर जो वो आपको रुकते हैं, है ना। तो वहां पर जो भी उन्होंने जो भी काव्य किया, तो विषय सामग्री का पहला पद है, पूज्य पिता के सहज सत्य पर वार वाम धरा धन को चले राम सीता भी उनके पीछे चली गहन वन को, उनके भी पीछे लक्ष्मण थे। कहा राम ने कि तुम वहां बिनत बदन से तर पाया, तुम मेरे सर्वस्व जहां। पूज्य पिता के सहज मतलब दशरथ ने अपनी पत्नी को 2 वचन दिए थे कि जब आप चाहो आप उनको मांग लेना, है ना। और जब उनकी पत्नी 2 वचन मांगती हैं तो पहले में अपने स्वयं के पुत्र के लिए वहाँ का वो मांगती है, अपना सिंहासन मांगती हैं, और सिंहासन के साथ में वह सबसे बड़े पुत्र के 14 वर्षों का वनवास भी मांगती। तो क्या है कि पूज्य पिता के सहज मतलब अपने परम पूज्य पिता की बात के वचन को कायम करने के लिए वार वाम मतलब जो कि आपके धरा धन को, अपनी संपत्ति धन संपत्ति सबको छोड़ करके चले राम अपनी पत्नी को साथ लेकर बहुत ही पीछे चली गहन वन को। राम उनके पीछे आपकी सीता, और वह कहाँ जा रहे हैं, बहुत ही भीषण आपके वन में जा रहे हैं। और पत्नी के पीछे उनके जो है भाई हैं, तो वह विनत भाव से वह उनसे पूछते हैं कि हे मेरे प्रिय भ्राता तुम कहाँ हो। तब वह कहते हैं कि हे मेरे बड़े भाई तुम मेरे सभी कुछ हो, इस पूरे विश्व में ब्रह्मांड में सभी कुछ तुम ही मेरे हो। ठीक है, ये था आपका पद नंबर 1। पद नंबर 2 आपका कहता है मुनियों का संग वहाँ है जिन्हें हुआ है तत्व ज्ञान, सुनने को मिलते हैं उनसे नित्य नए अनुपम व्याख्यान। कितने कष्ट कंटकों में है जिनका जीवन सुमन मिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। वह कह रहे हैं कि साधु और महात्माओं का आपका सत्संग वही है कि जो इस बात का ज्ञान पा जाते हैं कि यह मोह माया और यह मनुष्य का जो देह है उसका तो ज्ञान क्या है। और जहाँ पर माता पिता और इस देश और भावना के लिए जहाँ पर नए नए हमें व्याख्यान आख्यान सुनने को मिलते हैं, वह भी राम के पास में ही आपको मिलते हैं। और कितने कष्ट कंटकों में है, वह पंचवटी में है, वन भटक रहे हैं, फिर भी अपने पिता के वचन को निभाने के लिए वो सारे दुख वो सारे शुभों को वह एक ये जानते हैं कि जैसे किसी बाग में कोई फूल बना हो या कोई फूल दिख रहा हो, और गौरव गंध और वो जो भी वो उनके लाइफ का जो भी दुख है संघर्ष है, वह भगवान श्री राम के पूरे जीवन के लिए गौरव गंध यानी कि मान सम्मान का कार्य करके गई है, जो कि उनको यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ वो उस सम्मान को पाते हैं। ये था आपका पद नंबर 2। पद नंबर आपका 3 है शुभ सिद्धांत वाक्य पढ़ते हैं शुक सारी आश्रम के मुन न्याय जश गाती हैं
क्या ही पुण्य पराक्रम के आहा आर्य के विपिन राज्य में सुखपूर्वक सब जीते हैं। सिंह और मृग एक घाट पर आकर पानी पीते हैं। ये तो कह रही हैं कि जब भगवान श्री राम जिस सुखदेव महाराज के आश्रम में हैं, जहाँ पर वो अपना विश्राम कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं, वहाँ पर उनकी साधुओं और महात्माओं की जो बालिकाएं हैं, जो कन्याएं हैं, वे भगवान श्री राम का जो गान है उसको गाती हैं। और भगवान श्री राम के आश्रम के आसपास सभी लोग बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन को व्यापन करते हैं। और इनके राज्य की सबसे बड़ी जो खासियत है वह यह है कि सिंह और हिरण दोनों के दोनों सब ही जगह पर आकर के पानी पीते, यानी कि कोई भी बड़ा छोटा ऊंच नीच कोई वहां पर नहीं है, सब एक जैसे ही दिखाई देते हैं। यह भगवान श्री राम के शासन की विशेषता है। पद नंबर आपका 4 है। पद नंबर 4 कहता है, ग्रह निषाद असरों तक का मन धरते हैं प्रभु आनंद में, क्या ही सहज वचन रहते हैं इनके भोले आनंद में। समाज नीच कहता है पर ये भी तो हैं प्राणी, इनमें भी मन और भाव है किंतु नहीं वैसी बाड़ी। वह कहते हैं कि भगवान श्री राम का जो आश्रम है वहाँ पर छोटी जात के कोई भी भाट आपके, भील आपके, मछुआरे आपके, केवट आपके और बहुत सारे लोग प्रभु के साथ आपके जंगल में कार्य कर रहे हैं। और वहाँ पर क्या है कि वह इतने सहज वचन रूप में कार्य करते हैं कि संपूर्ण जंगल में भगवान श्री राम के भोला जोपन है वहाँ पर उनका जो है जिक्र होता रहता है। और वहाँ पर क्या है कि ये जो छोटी जाति से संबंधित जितने भी लोग होते हैं, लोग क्या कहते हैं, नीच कहते हैं। परंतु भगवान श्री राम को पता है कि ये लोग नीच नहीं हैं, ये भी सभी की तरह एक प्राणी हैं और सभी के जैसे इनके भी मन है। और इनका जो मन है, इनके मन में भी वही भाव है, किंतु यह लोग इतना ज़्यादा चतम ज्ञान नहीं प्राप्त किए हुए हैं और ना ही इनके पास में वैसी कोई वाणी जैसी चीज है। तो ये हमने आपको 4 पद आपको हमने बता दिए। अब क्या है कि इन चारों पदों को बताने के बाद उद्देश्य क्या है? प्रथम आपका उद्देश्य है पद्यांशों की रसानुभूति, कि जो भी पद्यांश हमने बालकों को बताए हैं वह कौन से भाव में क्या कहना चाहते हैं, यह संपूर्ण प्रसंग बालकों को ध्यान देना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात क्या है? प्राचीनतम भारतीय परंपरा के प्रति बालकों को क्या, वो क्या है कि जब ये मैथी गुप्त साहब की बालक पंचवटी पढ़ते हैं तब वह मालूम करते हैं कि कैसे अपनी मातृभूमि के लिए, कैसे अपने पिता के लिए, कैसे अपनी पत्नी के लिए और कैसे भिन्न भिन्न लोगों के लिए मनुष्य को आदर्श प्रस्तुत करना है। और प्रस्तुत करने के बाद में आदर्श जब वो देख लेते हैं तब वह इस चीज को जान जाते हैं कि मानव को कैसे जीवन को जीना चाहिए। अच्छा, उद्देश्य आपका नंबर 3 है कि संपूर्ण भाव को जानते हुए सामायिक
प्रसंगों से देश की भावना और देश की एकता का विकास। अब क्या है, कोई भी देश जब ही संपूर्ण बन पाएगा, एक हो पाएगा, जब वहां के जो प्राणियों में वैमनस्यता का जो भाव है वह दूर हो जाएगा। तभी सारे मनुष्यों के मन से यह वैमनस्यता, जात पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब, काले सफेद का जो भेद है, ये सारी जो छोटी छोटी जो दोष हैं, वह सारे दोष जब ही दूर होंगे जब बालकों को हम कोई भी भारत की एकता की भावना के विकास के बारे में जब हम उनको ज्ञान देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आज का था आपका पंचवटी काव्य द्वारा, मतलब चाहे वो पंचवटी काव्य हो, चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास जी का काव्य हो, चाहे वो आपके रामचंद्र शुक्ल जी के पाठ हों, श्लोक हों, सुभाषतानी हों, वो सब जब ही मान्य होते हैं जब इन सभी पदों में, साहित्य में, जब हम कोई अपने देश के बारे में अच्छी बात को सुनते या देखते या पढ़ते हैं या फिर महसूस करते हैं। तो यहाँ का आज का जो प्रसंग था आपका कि ये केवल इतना ही है। बाद में हम आपको बताएंगे कि विषय सामग्री से कैसे देश की एकता की भावना के समन्वय के आपको संकेत दिए जा सकते हैं। तो मैं डॉक्टर प्रशांत आपको आज यहाँ तक ही मैं आपको बताऊंगा, बाद बाकी का आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये आपका पाठ नंबर 4 चल रहा है और ये वाले पाठ में आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी आपको फील हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत आपका आभार।